जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर है जी हमारा 32। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सिर्फ टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की। डिस्कशन क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि हमारी ये टेस्ट की डिस्कशन पेंडिंग थी, और दूसरी रीज़न ये है कि अब कुछ हालात ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स फिजिकली चूँकि क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये चाहता था कि हमारे जो लर्निंग है वो सिलसिला में ना टूटे और साथ साथ कुछ ना कुछ हम सीखते रहें। तो इसलिए मैंने टॉपिक ऐसे चुने हैं जो कि अगर आप किसी वजह से आज नहीं भी सुन पाते तो जब क्लासेस रिज्यूम होगी इंशाल्लाह करीब 1-2 दिन में, तो क्लास में आएंगे तो जहाँ से हमने फिज़िकल क्लास में सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से इंशाल्लाह फिर हम इस सिलसिले को जोड़ेंगे और आगे चलेंगे। मीनवाइल मैं ऐसे टॉपिक इन 1-2 दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा जिनका ऑनगोइंग चैप्टर से या टॉपिक से ताल्लुक़ नहीं है, वो आप अलहदा से भी अगर सुन लेते हैं, इवन बाद में भी इन लेक्चर्स को आप सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह जो आपका ऑनगोइंग टॉपिक है वो इफेक्ट नहीं होगा। आज के लेक्चर में जो टॉपिक सेलेक्ट किया वो है टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट 1 और टेस्ट 2, इन 2 टेस्ट की डिस्कशन हमारी पेंडिंग थी, उन टेस्ट की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले टेस्ट 1। टेस्ट 1 में MCQs। क्वेश्चन 1 कह रहे ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट डैश मेंबर्स। पब्लिक कंपनी को एट लीस्ट कम अज कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? अच्छा, यहाँ पे सरप्राइजिंगली कुछ स्टूडेंट का ख्याल था 7। देखिए 7 उस वक्त ठीक होता अगर ये कहता कि लिस्टेड कंपनी है। अगर पब्लिक के साथ कहता लिस्टेड कंपनी है फिर कम से कम 7 ठीक होता, लेकिन उसने लिस्टेड नहीं बताया। तो जब लिस्टेड नहीं बताए तो इसका मतलब क्या होता है कि लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों तरह की कंपनीज को सामने रखते हुए हमने एट लीस्ट नंबर बताने हैं। तो जब दोनों तरह की कंपनीज को सामने रखते हुए एट लीस्ट नंबर्स देखें तो वो कितने होंगे? वो होंगे 3, दोनों तरह की कंपनीज को। इसी तरह फर्ज कीजिए अगर किसी जगह पे हमसे पूछ लेता है कि बताइए प्राइवेट कंपनी में एट लीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए। अब ये नहीं बताया कि सिंगल मेंबर कंपनी है कि अदर देन सिंगल मेंबर, तो बताइए कितने मेंबर होने चाहिए? 1। हालांकि अदर देन सिंगल मेंबर के लिए 2 हैं और सिंगल मेंबर के लिए, लेकिन चूंकि दोनों प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में आती है तो इसलिए दोनों को सामने रखते हुए जो एट लीस्ट मेंबर्स होंगे वो सेलेक्ट करने हैं, यानी 1। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी 7 नहीं है बल्कि क्या है? 3, सी ऑप्शन। 7 क्यों नहीं है? क्योंकि उसने लिस्टेड मेंशन नहीं किया हुआ। 3। सेकंड क्वेश्चन, मेंबर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर शेयर। प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। बी, अलाउड टू ट्रांसफर शेयर कर सकते हैं। या सी, आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग देयर शेयर बाय आर्टिकल। कर तो सकते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। कौन सी ऑप्शन ठीक है? कर तो सकते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ लिखी होती हैं? वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। याद है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में था 3 कंडीशन में से एक कंडीशन थी, और वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के जो 3 पॉइंट्स हैं वो कहाँ लिखे होते हैं? कंपनी के आर्टिकल्स में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी हुई? सी ऑप्शन। सेकंड में करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, शाबाश। थर्ड, टू व्हाट एक्सटेंट इज ए मेंबर ऑफ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज डेट्स। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के मेंबर्स पर्सनली किस हद तक लायबल होते हैं? किस हद तक लायबल होते हैं? जो अमाउंट उन्होंने एग्री की होती है। और कहां एग्री की होती है? आर्टिकल्स में कि मेमोरेंडम में? मेमोरेंडम में, शाबाश। He is personally liable for all the company's debts at any time? No. Personally liable नहीं। He is सारे डेट्स के लिए लाइबल नहीं होते all the time. No. He is personally liable for all the company debt if the company is wind up. हाँ, वाइंड अप के वक्त लाइबिलिटी अराइज जरूर होती है लेकिन ऑल डेट्स के लिए लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, पार्टनरशिप में आपको याद होगा कैफ 4 में पढ़ा, पार्टनरशिप में हर पार्टनर ऑल डेट्स के लिए लायबल होता है पर्सनली। ठीक है, वहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, लेकिन कंपनी लॉ में तो लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है। इसमें पर्सनल लायबिलिटी होगी जरूर लेकिन ऑल डेट्स के लिए नहीं। किस अमाउंट तक? जो एग्री की है। हिज पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड टू द अमाउंट सेट आउट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू बी पेड ऑन वाइंडिंग अप। यस,
ये वाइंडिंग अप पे। डी हिज पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड टू द अमाउंट सेट आउट इन द मेमोरेंडम एट एनी टाइम, नहीं एट एनी टाइम लायबिलिटी राइज नहीं होगी। दो कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट लिमिटेड बाय गारंटी में लायबिलिटी राइज कब होगी, इसका जवाब है वाइंडिंग अप पे, एनी टाइम में नहीं वाइंडिंग अप। दूसरा लायबिलिटी की अमाउंट क्या होगी, इसका जवाब क्या है कि ये जो एग्रीड, शाबाश। इसके बाद आगे चलते हैं जी, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारी सी है। नेक्स्ट 4, a holding company is the one which holds more than 50% of voting securities। बिल्कुल ठीक है। वैसे हालांकि सूली तौर पे मोर देन 50% की बजाय ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या है, मोर देन 1/2, क्योंकि 1/2 लॉ में डिस्कस हुआ है। 1/2 क्या है, लॉ में डिस्कस हुआ है, हालांकि मतलब दोनों का एक है। फिर इसके बाद कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, यस ये भी, इससे भी तो होल्डिंग सब्सिडी बन जाती है कंपोजिशन। कंट्रोल द कंपोजिशन बोर्ड से क्या मतलब है कि पावर हो, कौन सी पॉइंट हो, कि अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं किसको, ऑल आर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को। तो पहले वाले केस में भी होल्डिंग सब्सिडी बनती है, बी में भी बनती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ना ए ना बी बल्कि सी, जिसमें दोनों कवर हो रही हैं। ना ए ना बी बल्कि सी, जिसमें दोनों कवर हो रही हैं बातें। होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन में दोनों बातें होती हैं ना, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी 4 में हुई सी। आगे चलें जी, ये हमारे एमसीक्यूज यहाँ पे खत्म होते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से एमसीक्यूज थे हमारे, टेस्ट ही नन्ना मुन्ना था, पहला टेस्ट था। क्वेश्चन 2, स्टेट ब्रीफली द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अंडर विच ए प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन जो आर्टिकल्स में लिखी होती है। प्राइवेट कंपनी मीन विच ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल लिमिट्स, क्या लिमिट्स, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, और थर्ड invitation, prohibits invitation to general public to subscribe for its shares। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ज्यादा बेहतर लफ्ज है कि शेयर्स, कौन सा वर्ड डेफिनेशन में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, सिक्योरिटीज या शेयर्स, सिक्योरिटीज, क्योंकि सिक्योरिटीज में डिबेंचर भी आ जाते हैं, शाबाश। बी, सेडान लिमिटेड एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अच्छा लिमिटेड बाय गारंटी का नाम ही गलत रखा है इसने। सेडान, वैसे तो उसने ये कंसेप्ट नहीं पूछा, लेकिन मेरे से नाम ही गलत है। कैसे गलत है, गारंटी लिखा ही नहीं इसने, शाबाश। चलो कोई बात नहीं, हम उसको माफ कर देते हैं क्योंकि पूछ कुछ हमसे हो रहा है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल हैज बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर द लास्ट 3 years। इनिशियली एसएल हैड 4 डायरेक्टर्स मेंबर, अच्छा डायरेक्टर्स के साथ मेंबर्स भी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर्स भी यही है, मेंबर। याद है आपको, हमने कुछ केस स्टडी की थी, 3 डायरेक्टर्स एंड मेंबर, जिनमें से क्या होता था फिर इसके बाद, रोड एक्सीडेंट में कोई ना कोई मर जाया करता था, ठीक है। और पूछता क्या था, लायबिलिटी बताओ। और हम गलती क्या करते थे, या सिर्फ मेंबर की बात करते थे या सिर्फ डायरेक्टर की बात करते थे। मेंबर की बात करते थे सिर्फ अनलायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बात, डायरेक्टर वाली बात करते थे सिर्फ कैजुअल वैकेंसी वाली बात करते थे। हालांकि क्या करना चाहिए हमें, ये चीज दोनों बातें डिस्कस करनी है, डायरेक्टर्स की भी मेंबर्स की भी। यहाँ पे लिख के 4 डायरेक्टर्स हैं जो मेंबर्स भी हैं, ए बी सी डी। ऑन 1 जुलाई 2019 सी ट्रांसफर डाल है शेयर टू डी। सी ने कहा बाय बाय टाटा, मैं जा रहा हूं। सी ने क्या कहा डी को, मेरा शेयर तुम ले लो, मैं जा रहा हूं। सी इज टू बी ए मेंबर ऑन 1 जुलाई। क्या हुआ, सी इज टू बी ए मेंबर ऑन 1 जुलाई। फिर क्या हुआ, 1 मार्च 2020 को ए बी एंड डी डिसाइडेड टू वाइंड अप कंपनी वॉलंटरली। ए बी और डी ने डिसाइड किया कि कंपनी को वाइंड अप करेंगे वॉलंटरली। वाइंड अप करने का फैसला कर लिया। वॉलंटरली का मतलब है खुद से बैठ के, कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किया
एक होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, एक होता है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। तो यहां पे बताया एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ ए बी सी एंड डी। अच्छा, अब इसमें चारों की लायबिलिटी, अब चूंकि ए बी और डी इनका स्टेटस एक जैसा है, इनकी लायबिलिटी एक हेडिंग में आ जाएगी। सी की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? निकल गया था रास्ते में से, इसकी लायबिलिटी लादा बताएंगे। ए बी और डी के बारे में क्या बताएंगे? इन ये कितनी अमाउंट के लिए? दे आर पर्सनली लायबल अप टू अमाउंट एग्रीड। ठीक है, क्या ए बी और डी लायबल है? यस। कितने, किसके लिए? ऑल डेट्स के लिए, लेकिन किस अमाउंट तक? ऑल डेट्स के लिए लायबल, लेकिन किस अमाउंट तक? यानी सी से पहले वाले डेट्स के लिए भी, सी के बाद वाले डेट्स के लिए भी लायबल, किस अमाउंट तक? जो उन्होंने मेमोरेंडम में स्पेसिफाई किया, एग्री टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। और सी की लायबिलिटी, क्या सी लायबल है? यस, लायबल है। क्यों? सी इज लायबल बिकॉज ही सीज टू बी ए मेंबर। ठीक है, और अभी 12 मंथ्स पास नहीं हुए। ठीक है, अगर आफ्टर ही सीज टू बी ए मेंबर विद इन 1 ईयर ऑफ आफ्टर ही सीज टू बी ए मेंबर कंपनी वाइंड अप हो जाए तो लायबिलिटी राइज होती है क्या? 1 साल वाली बात याद है? तो लायबिलिटी राइज होगी, लेकिन किस डेट की? जो डेट इसके मेंबर सीज होने से पहले तक के थे, बाद वाले नहीं। और किस अमाउंट तक की? जो उसने एग्री की थी। तो सी की लायबिलिटी में और ए बी डी की लायबिलिटी में फर्क क्या? ए बी डी बी की लायबिलिटी सारे डेट्स के लिए है, चाहे सी के बाद या पहले। लेकिन सी की लायबिलिटी किन डेट्स के लिए है? जब उसने छोड़ा उससे पहले पहले वालों के लिए, उसके बाद वालों के लिए नहीं। तो ये समझ आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का था, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है इसमें। इसको टिक कर लें, कभी बाद में फिर रिवीजन करने की जरूरत पड़ी तो ये कीजिएगा। 3A, under the provisions of companies, at least the circumstances under which Mahkoom Limited may be deemed to be subsidiary of Hakim Limited। तो circumstances बतानी है, डेफिनेशन पूछ रहा है किसकी? सब्सिडरी की के होल्डिंग की, सब्सिडरी की के होल्डिंग की, कि कोई सी भी लिख दें। महकूम लिमिटेड में भी डीम टू बी द सब्सिडरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। महकूम लिमिटेड है, सब्सिडरी होगी किसकी? हाकिम लिमिटेड की। ठीक है, तो महकूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आंसर, सब्सिडरी की डेफिनेशन बतानी है। क्या डेफिनेशन? A company whose 1/2 voting securities are held by another company, a company whose composition of board is controlled by another company। सिर्फ ये 2 पॉइंट लिख देंगे कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल करने से क्या मुराद है, वो भी लिखेंगे कि पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल आर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ये बात लिखेंगे कि नहीं? डेफिनेशन में कंपोजिशन को भी एक्सप्लेन करना है ना, करेंगे, लिखेंगे। 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल ठीक है। कागान रेशम लिमिटेड होल्ड 60% शेयर्स आउट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ अनदर पब्लिक कंपनी नेम्ड नारायण सिल्क लिमिटेड। NSL further owns 14% shares of Thandiani Ice Cream Limited. NSL also entered into agreement with other shareholders of TIL 2.4 out of 7 directors on the board of directors of TIL. Explain their relationship with each other under Companies Act 2017. इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है ये बताना है, ये बताना है। तो क्या रिलेशनशिप है? सबसे ऊपर कौन सी वाली कंपनी है? सबसे ऊपर कागान KRL। KRL के पास कितनी होल्डिंग है? KRL के पास, लो भाईजान ये भी फारग है, KRL के पास NSL की कितने % होल्डिंग है? 60%। और NSL के पास TIL की
कितने परसेंट? 14 बोल जो भाई, कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है? 14%। लेकिन NSL इसके 4 आउट ऑफ 7 डायरेक्टर्स भी पॉइंट करने की पावर है। तो जरा रिलेशनशिप बताइए, KRL और NSL में क्या रिलेशनशिप है? होल्डिंग सब्सिडरी। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी। यानी NSL इज सब्सिडरी ऑफ KRL या KRL इज होल्डिंग ऑफ NSL, जैसे मर्जी बता दे, बिकॉज इट होल्ड्स 60% या मोर देन 1/2 सिक्योरिटीज। NSL और TIL में क्या रिलेशनशिप है? ये भी होल्डिंग सब्सिडरी, लेकिन रीजन डिफरेंट है। रीजन क्या है यहाँ पे? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की बेस पे, वोटिंग सिक्योरिटीज की बेस पे नहीं। तो ये भी होल्डिंग सब्सिडरी है। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन, बात अभी खत्म नहीं हुई। KRL और TIL डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, क्या इनडायरेक्टली कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। KRL इज होल्डिंग ऑफ TIL। क्यों? बिकॉज इट इनडायरेक्टली होल्ड या कंट्रोल्स। इनडायरेक्टली ये TIL के शेयर रख रहे हैं। कैसे? थ्रू 1 और मोर सब्सिडरीज, जिसको हमने आसान अल्फाज में क्या नाम दिया था? ये कंट्रोल कर रही है ना। KRL का डायरेक्ट TIL में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या KRL अपनी सब्सिडरी NSL के जरिए TIL को कंट्रोल कर रही है? इसको हमने नाम दिया था सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। KRL की सब्सिडरी कौन है? NSL। NSL की सब्सिडरी TIL। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। एग्री करते हैं? ये था जी नेचर ऑफ रिलेशनशिप इन सारी कंपनीज के दरमियान में। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो इस टेस्ट में? शाबाश। अब चलेंगे हम टेस्ट 2 की तरफ। करें जी टेस्ट 2 की डिस्कशन स्टार्ट। वो तो चैप्टर 1 था, ये कौन सा चैप्टर है? ये भी चैप्टर 1 है कि चैप्टर 2 था? चैप्टर 2 था। चैप्टर 1 ही था। लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट के। पार्ट ए, व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज कैन बी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017? किस किस टाइप की? पब्लिक sorry, types of company on the basis of status, on the basis of liability और other। on the basis of status कौन कौन सी है? पब्लिक और प्राइवेट। और on the basis of liability कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। और अदर कंपनीज कौन कौन सी? होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। करें लिस्ट डाउन एनी 6 पर्पस फॉर विच एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट मे बी फॉर्म्ड। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, रिलीजियस एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हेल्थ, सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव कोई सब, ये 6-7 है ना ऑब्जेक्टिव से बताए। 2A, a company which was established recently had inadvertently का मतलब क्या है? गैर इरादी तौर पे, unintentionally, जानबूझ के नहीं, रजिस्टर्ड हो गई विद ए नेम दैट इज प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट। व्हाट रेमेडीज अवेलेबल विद रजिस्ट्रार फॉर सच कंपनी? रजिस्ट्रार को अंडरलाइन करने की जरूरत है। रजिस्ट्रार के पास क्या ऑप्शन है, रेमेडी है। रजिस्ट्रार ने क्या करना है? कंपनी के बारे में नहीं पूछा। क्या रजिस्ट्रार के पास पावर है कि कंपनी गलत नाम से रजिस्टर हो जाए, उसका नाम ठीक कर सके? यस, पावर है, लेकिन रजिस्ट्रार ने लीगल प्रोसीजर के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले कंपनी को नोटिस इशू करके अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगा, फिर हेयरिंग के बाद वो उसे ऑर्डर इशू करेगा नाम चेंज करने के लिए। और कंपनी ने कितने दिन के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नाम चेंज करना है? कितने? 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर। और कंपनी अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएगी। और अगर कंपनी नाम चेंज नहीं करती 30 दिन के अंदर, रजिस्ट्रार क्या करेगा? एहतजाज करेगा रजिस्ट्रार। नहीं कहता मैं रेगुलेटर हूं, मेरे पास पावर है कि अभी नाम चेंज करके ये लो नया सर्टिफिकेट। खुद से ही कोई नाम सोच के
कंपनी का नाम चेंज कर लेगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। नेम चेंज पे नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है कि नहीं? कोई नेचुरल पर्सन नाम चेंज कर ले, नया शनाख्ती कार्ड इशू होता है कि नहीं? पक्का होता है, नाम चेंज कर सकते हैं। चले बहरहाल, अभी assuming that aforesaid company was not registered by name in Contravention Company Act, how can it change? एक कंपनी जो के नाम से रजिस्टर्ड नहीं, हाउ कैन इट चेंज नेम इफ इट सो डिजायर्ड? अच्छा, ए और बी में फर्क क्या है? दोनों में सेम सिचुएशन नहीं है कि कंपनी का ऐसा नाम रजिस्टर्ड हो गया जो नहीं होना चाहिए था। नहीं, दोनों में सिचुएशन सेम नहीं है, लग तो सेम रही है, सिचुएशन लग तो सेम रही है। क्या फर्क है दोनों में? पार्ट ए में पूछ रहा है रजिस्ट्रार क्या करेगा नाम ठीक करने के लिए, पार्ट बी में पूछ रहा है कंपनी क्या करेगी नाम ठीक। तो कंपनी क्या करेगी? स्पेशल रेजोल्यूशन, सॉरी सबसे पहले नाम रिजर्व करवाएगी। नाम कितने दिन रिजर्व होता था भूल गया मैं, 30 के 60 डेज के लिए, शाबाश। फिर 60 डेज के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नाम स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी के साथ अल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल जमा करवाएगी रजिस्ट्रार को, जो उसे रजिस्टर कर लेगा और सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कंक्लूसिव एविडेंस होगा इस बात का कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन 3, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ट्रिपलेट स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड TSIL, a listed company, is situated at Islamabad. Company exports its products to some foreign countries for which all the materials are first transported to Karachi and then exported to other countries. To avoid hassles of customs and excise and smooth shipping of its products, CEO of the TSIL had decided to shift their registered office from Islamabad to Karachi. CEO ने फैसला कर लिया कि रजिस्टर्ड ऑफिस इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट होना चाहिए। Required, briefly describe procedures under Companies Act 2017 to be followed by the company for change of registered office of the company from Islamabad to Karachi. क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर मेंबर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, फिर इसके बाद भागे भागे किधर जाना है? 2 रास्ते हैं, एक रास्ता रजिस्ट्रार की तरफ जाता है, एक कमीशन की तरफ। कमीशन की तरफ जाना है, पहले कमीशन का ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेंगे तो फिर रजिस्ट्रार चेंज करेगा, वरना नहीं चेंज कर। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हो रही है मेमोरेंडम की। कमीशन के पास आएंगे, कमीशन फौरी तौर पे ऑर्डर इशू कर देगा कि देखेगा इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर उनका इंटरेस्ट फैक्ट होता है तो उसको सिक्योर किया जाएगा, उसके बाद कमीशन ऑर्डर इशू करेगा और विद इन 7 डेज ऑफ ऑर्डर कॉपी कमीशन किस किस को भिजवाएगा? कंपनी को भी रजिस्ट्रार को भी, और फिर कंपनी ने विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है। ये 30 डेज डेट ऑफ ऑर्डर से होंगे या जब ऑर्डर की कॉपी मिली थी तब से? ये कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को जो सबमिट करवाने हैं ऑर्डर की कॉपी के साथ अल्टर्ड मेमोरेंडम, ये डेट ऑफ ऑर्डर से, यानी इसमें वो 7 दिन शामिल होंगे। ये क्लास में भी पॉइंट बताया था। फिर इसके बाद ऑर्डर मिल गया, रजिस्ट्रार क्या करेगा? सिंपल रजिस्ट्रेशन कर देगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा, आखिरी काम क्या करना है? फिजिकल रिकॉर्ड ट्रांसफर करना है नए रजिस्ट्रार को। अच्छा, इसमें आपको कंसेप्ट याद है ना, आपको बताया था जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होना और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होना डिफरेंट है दोनों कंसेप्ट। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास होना एक केस है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने में 3 केस आते हैं। पहला विद इन सेम सिटी, दूसरा टू अदर सिटी और तीसरा टू अदर प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, Excellent Packages Incorporated in USA intends to establish a place of business in Pakistan. The company secretary approaches you and seeks your guidance for registration of a business place in Pakistan. वो business place पाकिस्तान में रजिस्टर कराना चाहते हैं। What is the statutory time period for registration of a place of business in Pakistan and to whom it is to be informed? स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड क्या है?
अच्छा, इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक इनकॉर्पोरेशन के वक्त टाइम पीरियड डिफरेंट है और जब चेंज हो रजिस्टर्ड ऑफिस उसका टाइम पीरियड डिफरेंट है। जब चेंज हो रजिस्टर्ड बाद में, इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर बताना है। इस सिचुएशन में 30 डेज आंसर है। और किसको इन्फॉर्म? रजिस्ट्रार को। लेकिन अगर बाद में आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं इनकॉर्पोरेशन के बाद, तो कितने दिनों में बताना है? वो 15 डेज का टाइम है। ठीक है, बाद में भी तो अगर ये तो इनकॉर्पोरेशन का तो बता दिया, बाद में अगर चेंज करते हैं ऑफिस तो भी तो बताना चाहिए। उसके लिए कितना टाइम पीरियड होगा? 15। लेकिन ये चूंकि इनकॉर्पोरेशन है इसलिए एट टाइम ऑफ, इसलिए इसके लिए टाइम पीरियड 30 डेज है और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना। क्वेश्चन 5 है, लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट और लास्ट एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। B, can a shareholder of company limited by share be held responsible to pay off the debts of company and if so to what extent? क्या एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का शेयर होल्डर कंपनी के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा सकता है? अगर यस तो किस हद तक? हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अप टू अनपेड अमाउंट। तो ये डिपेंड करता है, अगर शेयर्स फुली पेड अप हैं तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी नहीं, और अगर शेयर पार्टली पेड अप है इस सूरत में शेयर होल्डर की लायबिलिटी अराइज होगी। किस अमाउंट तक की? जितने शेयर्स की अमाउंट पार्टली पेड है। ये था जी हमारा टेस्ट 2 की डिस्कशन। ये तो लेक्चर तो बस इतना ही प्लान किया था। क्या मजीद कुछ चीज डिस्कस करनी है आपने? बस छोटा सा 25 मिनट का लेक्चर। चलिए कोई बात नहीं, कभी कुछ ना करने से, कुछ ना पढ़ने से तो बेहतर है कुछ ना कुछ डिस्कस कर लिया जाए, बहाने से हमारे कुछ ना कुछ कंसेप्ट ही रिवाइज हो गए। ठीक है, तो ये हमारा अब चलें इतना ठीक है। चलिए फिर आज के लिए छोटा सा लेक्चर, मिनी लेक्चर समझिए इसको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करवाना चाहता इस लेक्चर में, स्टूडेंट्स की एब्सेंस है ना, और वैसे भी यूट्यूब भी आपको पता है वो कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है, इंटरनेट भी है कुछ जगह पे नहीं है। तो अगर इन दिनों में ज़्यादा लेक्चर ज़्यादा मटेरियल कवर करवाया तो हो सकता है फिज़िकल वाले स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हो जब वो रीज्वाइन करें। तो 1-2 दिन इसी तरह हल्की सी आंच में हम पढ़ाई जारी रखेंगे, फिर इंशाल्लाह जब फिज़िकल क्लास आएगी तो फुल बूम पे लेक्चर डिलीवर करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।